आज हम लोग शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका लास्ट चैप्टर है कंपनी आपके सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का। और इसमें अगर आप देखो तो बड़ा एक्ट है, लेकिन कुछ पोर्शंस यहाँ पे डिलीट किए हुए हैं। ठीक है, देखो ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये आपके डिलीटेड प्रोविजंस है। ठीक है, आपको अपने एग्जाम में यहाँ पर नहीं देना, इस इन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना। आईसीएआई का नोटिफिकेशन है और वहाँ पर ये टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो अगर आप स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ नॉलेज पोर्टल कॉर्पोरेट लॉ एंड अनाउंसमेंट अगर आप देखो, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो 4 टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक्स आपके लिए डिलीट कर दिए गए। तो ये आपके 4 डिलीटेड टॉपिक्स वहाँ पे। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने 5 कर दिए, क्योंकि वो बाइफरकेट उस हिसाब से किया हुआ है। तो ये आपके डिलीट हो गए। अब आपके मॉड्यूल के अंदर भी नहीं है, खैर ये ठीक। तो अब अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखें, ये एक्ट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाला कुछ चीज़ है नहीं। एंड फ्रैंकली ये एक एक्ट ऐसा एक्ट है कि आपने भी इसको काफ़ी बार अकाउंट्स में इसको आपने पढ़ रखा है। एटलीस्ट सीए फाउंडेशन के अंदर आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ आपको ये टॉपिक ज़रूर मिला होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम फटाफट से इसको फिनिश करते हैं और फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे फॉर जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड आल्सो फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर दिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए और इसको एक प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को इस तरह से बनाया गया। अब अगर आप देखो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा। अब देखो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या रहता है, अगर हम सिर्फ एक वर्ड इस इंस्ट्रूमेंट का समझे तो इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट। ओके, इट्स अ डॉक्यूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक इंसान की पास से दूसरे इंसान को कुछ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सो इट्स अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली क्या होता है, उसको बोलते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, और इस ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मियर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको है कि आप मियरली उसको डिलीवर कर दो। जैसे ए ने बी को यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। या फिर ए बी का वहाँ पे नाम लिखकर उसको फिर ये ट्रांसफर करता है, तो इसमें यहाँ पर भी ये ट्रांसफर हो गया, बट दिस इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट से होता क्या है, कुछ ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। सो द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट passes on to the bona fide transferee for a particular value। अब देखो यहाँ पर वैल्यू डेफिनेटली आएगा, यहाँ पे फॉर अ वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसिडरेशन। करेक्ट, सो समथिंग इन रिटर्न। तो अगर ए बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिला होगा, तो ये आपके लिए फॉर अ वैल्यू आता है। इन द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट इट पासेस टू द बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर अ वैल्यू। ये आपका है नेगोशिएबल instrument। So what is a negotiable instrument? So negotiable instrument is basically an instrument which is freely transferable। फिर आपको ये लिखना है that it can be transferred from one person to another person। कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, either by mere delivery or by endorsement and delivery। and इसमें जो प्रॉपर्टी होगा वो पास ऑन हो जाएगा दूसरे इंसान को, जो कि यहाँ पर क्या होगा, एक बोनाफाइड ट्रांसफर ही होगा। ठीक है, ट्रांसफरर कौन, जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी वो जिसको ये मिलता है। अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन नहीं करता। कई बार आपको ऐसे लॉ मिलेंगे जहां पर लॉ में वो वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप देखो तो सेक्शन 13 यहाँ पे लेकिन बताता है कि 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे। तो एक है आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज, एक है प्रोमिसरी नोट और तीसरा है चेक। और ये पे किया जा सकता है आइदर ऑन द ऑर्डर और ऑन द बियरर। तो जैसे मैंने बताया कि आपका नाम लिखा हुआ है, तो एक तरीके से
चेक के ऊपर मैंने आपका नाम लिखा है, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ बैंक को कि आप ये पेमेंट सपोज रौनक को कर दो। और अगर इस चेक पे मैंने किसी का नाम नहीं लिखा तो बियरर जिसके हाथ में ये चेक है वो इसका ओनर हो जाएगा और उसको ये पेमेंट वहां पर मिल जाएगा। दैट विल बिकम अ बोनाफाइड ट्रांसफरी। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये वापस से आपको बताया दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर। ओके, दिस इज पेएबल टू द ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल। तो अगर मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्सप्रेसली लिख दिया कि ये जो पेमेंट है ये आप ही को किया जाना चाहिए, किसी और को नहीं, तो ये पेमेंट सिर्फ आप ही को किया जाएगा। सो दैट इज देयर। एंड it is payable to a specified person and does not contain the word prohibiting its transfer. So that is it is transferable by endorsement and delivery. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बियरर का, तो बियरर के अंदर हो जाएगा कि किसी को भी ये पे किया जा सकता है। ठीक है, सो इट पे द बियरर, जो भी इसको यहाँ पर होल्ड करके रखा है। तो इसके अंदर इंडोर्समेंट कैसे होता है? इंडोर्समेंट हो जाता है ब्लैंक। अब देखो इंडोर्समेंट कैसे, कि ए ने यहाँ पर ये चेक दिया, मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी यहाँ पर ये आगे सी को देता है, सी ये आगे डी को देता है। तो जब ए ने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी को दिया तो उसने तो बी का नाम लिखा, अब उसके पीछे उसने सी का नाम लिख दिया, फिर उसके पीछे उसने डी का नाम लिख दिया। तो दिस इज बाय ऑर्डर। और ब्लैंक अगर दे दिया, किसी का भी नाम नहीं लिखा है, तो दिस इज बियरर, आप किसी को भी यहाँ पे पकड़ा सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है आपको पूछ सकता है। हालांकि कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम के लेवल का तो नहीं है, बट स्टिल ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर अगर आप देखो एसेंशियल्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो दिस शुड बी इन राइटिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है, एंड इट शुड बी प्रॉपरली साइंड and it is freely transferable from one person to another and the holder title is free from the defects। मतलब जो यहाँ पे इसको होल्ड करता है उसमें डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड डिफेक्टिव टाइटल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो होल्डर है उसके पास इसका राइट नहीं है, वो इसका ट्रू ओनर नहीं है। तो इससे तकलीफ क्या होगा, वो जिसको देगा, रिमेंबर नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। अगर आपने सीए फाउंडेशन के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये क्लॉ हमने पढ़ा था लीगल मैक्सिम को, नो वन कैन ट्रांसफर और नो वन कैन गिव व्हाट वन डज नॉट हैव। तो ये वो वाला पॉइंट आ जाता है। तो आप ट्रांसफर ही कैसे करोगे, दूसरे इंसान को ट्रांसफर ही कैसे करोगे अगर आप खुद ही उसके ओनर नहीं हो, राइट? सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड until unless you are the owner. Yes, one cannot give what one does not own or what does not have. Then it can be transferred to any number of times till its satisfaction। मतलब सपोज करो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका ड्यू डेट है 4 महीना, तो ये 4 महीने में इसको मैं 400 बार, ठीक है, 4000 बार इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। देर इज नो बार इन दैट। तो ये वाला पॉइंट आता है, ऑफकोर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज। अभी सपोज करो अगर ये बैंक का चेक है तो आप फिर आप उसको बार बार ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। फिर देखिए every negotiable instrument must contain an unconditional promise, ठीक है, और an order to pay the money। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो दैट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस कि देखो मैं आपको पे कर दूंगा। अब अगर चेक है तो उसके अंदर एक ऑर्डर होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा कि आप पेमेंट आप सामने वाले को कर दो। ऐसा नहीं कि ये नहीं वो नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, इट वोंट गो लाइक दैट। सो द प्रॉमिस और द ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ द मनी ओनली, बस खाली। तो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड द सम जो आपको पे किया जाना है, ठीक है, प्लस किस टाइम पे किया जाना है, कौन मतलब पे ही है, द कौन पे करेगा, दिस शुड बी सर्टेन। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका डिफेक्टिव है। क्योंकि अगर यही नहीं पता कितना सम पे करना है तो आप फिर वर्कआउट कैसे करोगे। दूसरा, अगर आपको टाइम ही नहीं पता पेमेंट का कि कब ये ड्यू डेट है, तो फिर आप बस खाली उसको घुमाते जाओगे। और अगर यही नहीं पता कौन पेमेंट कर रहा है तो फिर अगेन तकलीफ। तो ये वाला पॉइंट आता है। आगे देखिए, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, ठीक है, इट शुड बी डिलीवर्ड। आपने सिर्फ चेक साइन करके रख दिया, उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। वो चेक आपको सामने वाले को देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका वो लाइबिलिटी क्रिएट होगा यहाँ पे।
सो ये आपके पास दिए हुए। ये प्रिजम्पशंस के ऊपर एक बार मैं डॉलर लगा रहा हूँ, इसको अभी कवर नहीं करते, इसको हम बाद में कवर करते हैं। है तो ये बेसिक पॉइंट्स, बट एक बार थोड़े आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो जैसे प्रिजम्पशंस बेसिकली क्या रहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम ऑलरेडी प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने ड्रॉ किया है दैट इज फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिला होगा, उसी के बेसिस में आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो, तो दैट इज फॉर द कंसिडरेशन। फिर अगर आप देखो ये किसी ना किसी एक डेट को ड्रॉ किया गया होगा, इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो उसमें वो तारीख लिखा रहेगा। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वो भी आपका लिखा रहेगा कि ये कब एक्सेप्ट होगा, तो दिस शुड बी विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर द डेट ऑन एंड बिफोर द मैच्योरिटी। तो एक रीजनेबल टाइम रहेगा, ऐसा नहीं आज से 400 साल बाद मैं पेमेंट करूंगा, तो ये अनरीजनेबल टाइम हो गया। तो देयर हैज टू बी सम रीजनेबल टाइम देयर। देन every transfer of negotiable instrument is to be made before the maturity। तो maturity के बाद अगर आप ट्रांसफर करते हो तो फिर बेसिकली आप maturity के बाद ट्रांसफर नहीं करोगे, maturity के बाद आप जाकर सीधा पैसे ही लेकर आओगे। एंड ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, सो ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट इज बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया appearing on the endorse negotiable instrument were in the order in which they appear in। तो मतलब अगर इंडोर्समेंट आपका हुआ है, ए ने बी का नाम लिखा, बी वहां पर उसी के पीछे सी का नाम लिखेगा, फिर ये डी का नाम लिखा, फिर ई का नाम, फिर एफ, फिर जी, फिर एच के एल पी क्यू, इस तरह से करके। तो ये इसी सीक्वेंस में आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि ए ने बी को दिया, बी ने, तो इससे क्या होगा पूरा ट्रेल रहेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्यू को ये पेमेंट नहीं मिला, ठीक है, ये पेमेंट एक्चुअल में लास्ट में किसको करना था, जेड को करना था। अब अगर Z इसका पेमेंट नहीं करेगा तो P किसके पास जाएगा, Q किसके पास जाएगा, P के पास, P किसके पास जाएगा, L के पास, L किसके पास जाएगा, K के पास। तो ये एक सीक्वेंस आपका प्रॉपर वहां पर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैंप भी होना चाहिए, इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। नाउ व्हाई स्टैंप इज देयर, बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो एक आपके पास स्टैम्प एक्ट है और वो स्टैम्प एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि दैट व्हेनेवर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका स्टैम्प होना चाहिए। इफ द इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव द स्टैम्प देन इन दैट केस इट इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। तो वहां पर आपका स्टैम्प होना जरूरी है। एंड देयर विल बी अ होल्डर, ठीक है, होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और वही आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स भी हो जाता है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो कि जिसको इवेंचुअली पैसे मिलने हैं, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ये आपका रहता है। तो ये सारे आपके प्रिजम्पशंस बाय डिफॉल्ट उसमें सेट रहते हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास डिस्कस किया जा रहा है अबाउट द प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट के लिए आपको क्या बताया है कि प्रोमिसरी नोट is an instrument, okay, it's an instrument which is in writing। promissory instrument जो है it is in writing which contains an unconditional undertaking। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि unconditional undertaking होना चाहिए कि आप इसका पेमेंट करोगे। so there is an unconditional undertaking which is signed by the maker, जो इसको बना रहा है, और वो क्या बोल रहा है, I am going to pay the certain sum of money only to or to the order of certain person और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो अमाउंट है ये पे करेंगे। जैसे ये आपका एक स्पेसिमेन उन्होंने बना के दे दिया प्रोमिसरी नोट का, देखो 10,000 रुपया स्पेसिफिक है, कहाँ बना है, कब बना है, और ये भी लिख दिया 3 months आफ्टर दिस आई विल पे श्री रमेश हु इज द पे टू द ऑर्डर ऑफ दिस, और ये आ गया आपके पास ये। तो यहाँ पर आप देखिए आपके जो पार्टीज हैं वो कौन कौन होते हैं, तो एक होता है आपके पास मेकर। मेकर यहाँ पर कौन है, द वन हु प्रोमिसेस टू पे इज द मेकर। पे कौन हो गया यहाँ पे, पे इज द पर्सन टू वूम द वोल अमाउंट इज पेबल। तो जैसे कस्टमर और सप्लायर, तो ड्रॉवर ड्रॉई, ठीक है, पेयर पे, ये सारे आपके यहाँ पे टॉपिक्स निकल के आते हैं। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ आपको, क्या ये क्लियर हुआ? राइट right? फाउंडेशन के अंदर अकाउंट्स में भी आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो ये देखो ये प्रोमिसरी नोट इशू कर देता है और इधर ये सप्लायर गुड्स का सप्लाई कर देगा। फिर अगर आप देखो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द प्रोमिसरी नोट,
तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है दिस शुड बी मेड इन राइटिंग, ओरल जरूरी नहीं है। तो देखो जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आपको पॉइंट्स मिलेगा वही पॉइंट्स आपके यहाँ लगेंगे, सेम एसेंशियल्स आपके यहाँ रहेंगे। तो कभी अगर भूल जाओ तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो एसेंशियल्स है वही एसेंशियल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। अब देखो यहाँ पर आता है दैट देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। फिर आप देखो यहाँ पर द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड दिस शुड बी अनकंडीशनल। ओके, ये आपका डेफिनेट और अनकंडीशनल का क्या मतलब है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं पे नहीं करूंगा या सब्जेक्ट टू दिस, और ये आपका श्योर होना चाहिए कि ये आप यहाँ पर पूरा पूरा पेमेंट इधर करोगे, राइट? However, the promise to pay may be subject to a condition which according to the ordinary experience of mankind is bound to happen. अब जैसे सपोज करो ये यहाँ पे बोल रहा है मैं गुड्स को सप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो आधे गुड्स सप्लाई कर दिए तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट में लिख देगा दैट अपॉन द सप्लाई ऑफ गुड्स आई विल पे। तो इस तरह का कंडीशन डाल सकते हो, तो ऑब्वियस सा बात है, बट नॉट ऐसे कि मन करेगा तो मैं पे करूंगा, मतलब वो अनकंडीशनल आपका रहता है। इट्स डेफिनेट कि आप ये पेमेंट करोगे। देखो जैसे ये है, I promise to pay B rupees 500 7 days after my marriage with C. Now this promissory note is invalid. Why? Because marriage with C may happen or may not happen. ठीक है, तो जो इवेंट जिसके ऊपर आपने कॉन्टेंजेंट रखा है दैट शुड बी श्योर दैट वो इवेंट आपका यहाँ पर होगा। फिर देखिए आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 टू ऑन डीज डेथ। नाउ एज द डेथ ऑफ डी इज सर्टेन, प्रॉमिस इज अनकंडीशनल, द प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड। आया आपको समझ में? दोनों डिफरेंस में यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया? Now I promise to pay rupees 500 on D's debt provided D leaves me enough to pay from that sum. This is again what? Invalid promissory note because आपको नहीं पता D कितना अमाउंट छोड़ के जाएगा, so this is not certain. So certainty आपका वहां पे रहना चाहिए, that can happen in future but that certainty thing should be there. फिर देखिए a promissory note must not be, this must be signed by the maker. एक बात बताओ, अगर जिसको पे करना है उसी ने इसको साइन नहीं किया तो फिर एक बात बताओ इसका पेमेंट करेगा कौन? ठीक है, तो क्योंकि आप जब साइन करते हैं ओनली देन द ऑब्लिगेशन अराइजेस, सो इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। फिर देखिए प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। तो अगर आप ये बोलोगे कि नहीं आई विल डिलीवर हिम समथिंग एल्स, जैसे यहाँ पर आपको दिया आई विल डिलीवर माय ब्लैक हॉर्स, तो ये आपके लिए एक प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल यस कॉन्ट्रैक्ट है, बट दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। फिर फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो देयर शुड बी अ प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, तो आपका वो अमाउंट फिक्स होना चाहिए। देखो इस तरह से जैसे दिया हुआ है आई विल पे रुपीज 500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू। नाउ दिस प्रॉमिसरी नोट इज इनवैलिड क्योंकि आपने इसमें सर्टेन अमाउंट नहीं डाला। तो ऑल अदर सम दैट विच शैल बी ड्यू, तो ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि नहीं जो भी आपका अमाउंट है उसको आप इधर सर्टेन रखो। फिर देखिए द मेकर एंड द पे मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो स्कैम 1992 सीरीज का एक और कॉपीराइट सीरीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोनी लिव को, कि वन पर्सन मेकिंग प्रॉमिस टू वन सेल्फ एंड फिर वो पैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, द मेकर एंड द पे, ये एक तो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है, और डेफिनेट होने चाहिए, एंड दिस शुड बी डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग लोग होने चाहिए, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक कैन इशू द प्रोमिसरी नोट विच इज पेएबल टू द बियरर, और वो क्या है आपका करेंसी। गाइस इज दिस क्लियर? आप अपने किसी भी करेंसी नोट को निकाल के देखो, आपके पास अगर कोई भी करेंसी नोट इस वक्त अगर अवेलेबल है तो उस करेंसी नोट में देखना क्लियरली लिखा हुआ रहेगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज, और नीचे आरबीआई गवर्नर का साइन किया हुआ होगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अलाउ करके रखा है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आपको क्लियरली मिलेगा। ओके राइट, एंड स्टैंपिंग होना जरूरी है क्योंकि अगर स्टैंप नहीं होगा तो फिर ये आपका जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं रहेगा। अब स्टैंपिंग का अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका जो स्टैंप होता है जब आप इसको मीट कर लेते हो तो इट इज बीइंग कैंसल्ड बाय द मेकर। ठीक है, तो आप ये देखो अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड
मैंने आपको बताया था अपने पास इंडियन स्टैम्प एक्ट है, और ये जो स्टैम्प है, ये स्टैम्प शुड बी ड्यूली कैंसल्ड बाय द मेकर्स सिग्नेचर या फिर उसके इनिशियल, नहीं तो फिर क्या होगा, ये स्टैम्प को आप दोबारा से यूज कर लोगे। आपको बताऊं, एक बहुत कॉमेडी सीन है वैसे कंपनीज एक्ट के अंदर। रिमेंबर पोस्टल बैलेट हमने पढ़ा था, तो अभी तो ई वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है। पोस्टल बैलेट में पहले वो लेटर वाला भी रहता था। लेटर वाले में क्या होता था कि कंपनी क्या करती थी, एक एनवलप भेजती, मतलब एक नोट, ये जैसे आप कंपनी का आपको नोटिस मिला, ठीक है, पोस्टल बैलेट में वोट करने के लिए, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके ऊपर एक आपको एनवलप मिलता था और एक आपको लेटर मिलता था। इस लेटर में आपको यस नो टिक करना होता था, और फिर आप ये वापस से इसमें डालोगे और आप इसको फिर रिप्लाई करोगे। अब पंगा क्या था, कंपनी पहले ये जो एनवेलोप भेजती थी, इस एनवेलोप पे कंपनी पहले स्टैंप लगा देता था, ठीक है, कंपनी इस पे स्टैंप लगा के भेजता था। क्योंकि देखो, शेयर होल्डर अगर रिप्लाई करेगा पोस्टल बैलेट पे तो वो स्टैंप क्यों लगाएगा, अच्छा वो अगर स्टैंप लगाएगा, कंपनी बोलेगी हम रिम्बर्स कर देंगे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो कंपनी जो एनवेलोप भेजती थी, मतलब जो इनको पार्सल या जो भी इनको लेटर मिलता था, उसके अंदर एनवेलोप होता था जिसमें कंपनी का एड्रेस किया हुआ रहता था, और ये लेटर होता था पोस्टल बैलेट वाला, नोटिस एंड एवरीथिंग। पता है मेंबर्स इतने शाणे, मेंबर्स क्या, इंडियंस इतने शाणे हैं, इसमें रिप्लाई वगैरह तो करते नहीं थे, पानी डाल के ये स्टैंप निकाल लेते थे, और बाद में इस स्टैंप को हम किसी और को लेटर भेजने के लिए यूज करते थे। आई विल टेल यू, बिकॉज यू गाइस आर अ जनरेशन वेयर यू डोंट नो दैट, इस तरह से पोस्ट, मतलब जैसे मैं अपने हॉस्टल में, हॉस्टल से जब घर पे लेटर भेजता था, तो एक्चुअल में ऐसे लेटर, इस तरह से लेटर्स जाते थे कि एनवेलोप के ऊपर स्टैंप लगाना होता था, और कई बार अगर स्टैंप कम होता था तो वो लेटर जाता नहीं था, तो वहां पर बैंक में जाके, मैं बैंक बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस जाके हमें पूछना पड़ता था कि इसमें कितने रुपए का स्टैंप लगेगा, 10 रुपए का, 15 रुपए का, जो भी स्टैंप लगेगा वो इसमें हम स्टैंप लगाते थे और फिर अकॉर्डिंगली इसको भेजते थे। आया आपको समझ में गाइस, आया आपको समझ में ये वाला पॉइंट? तो स्टैंपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पर बोला हुआ है कि स्टैंप को कैंसिल कर दो, ताकि इस स्टैंप का दोबारा यूज नहीं हो। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया हो तो कोई भी जब स्टैंप अगर आपके घर पे डाक आता है, तो उस पर आप देखो इंडियन पोस्टल वाला ऐसे स्टैंप लगाता है, और वो स्टैंप इस तरह से लगाता है कि स्टैंप इसके ऊपर होता है। मतलब अगर आप ये देखो, लेटर पोस्ट स्टैंप, अगर आप ये देखोगे, आप देखो कोई भी अगर आप स्टैंप देखोगे तो स्टैंप के ऊपर ये देखो इस तरह से आपको सिंबल मिलेगा, इस तरह से रहता है। आप कोई भी स्टैंप देखो, ये देखो ये आपको यहाँ पर इस तरह से स्टैंप मिलेगा, ये देखो जैसे इंडिया का ये 5 रुपया का स्टैंप है, इसके ऊपर ये आपको मिलेगा। ये क्यों रहता था, क्योंकि ये दोबारा यूज नहीं हो सकता अब, ठीक है, नहीं तो लोग क्या करेंगे, यही स्टैंप दोबारा से यूज करेंगे। तो मैंने जो आपको बताया था कि रिप्लाई करते थे लोग, जो कंपनी लेटर भेजता था उसमें ये लोग उन्हें ये स्टैंप लगाकर भेजते थे, तो लोग रिप्लाई तो करते नहीं थे, ये स्टैंप अपने पास जरूर रख लेते थे, तो कोई अल्टीमेटली फायदा नहीं होता था। इसीलिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, इफ यू सी, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, और इसमें बोला नो स्टैंप रिक्वायर्ड, ये आप कंपनी को भेज दो, और ये जो पेमेंट होगा ये कौन पे करेगा, कंपनी पे कर देगा। मतलब जब ये रिसीव हो जाएगा कंपनी के पास, ठीक है, देर इज नो स्टैंप रिक्वायर्ड, जब ये कंपनी के पास पहुंच जाएगा तो कंपनी फिर पे कर देगी। मतलब 10, अगर ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, नो पोस्टेज नेसेसरी इफ मेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाई? क्योंकि जब ये रिसीव होगा तो आपको, मतलब नॉर्मली आपके घर में कुरियर आता है तो कुरियर वाला आपसे थोड़ी ना पैसे लेता है। कुरियर वाला क्या बोलता है कि इस इंसान ने आपको कुरियर किया, भी जैसे आप लोगों के आंसर कॉपी मेरे पास आए, तो मुझसे कुरियर वाले ने पैसा थोड़ी ना लिया, क्यों, क्योंकि मनोज सर ने ऑलरेडी कुरियर वाले को पैसा दे दिया था। लेकिन बिजनेस रिप्लाई लेटर होगा तो उसमें क्या होगा कि कुरियर वाला जब मुझे कुरियर करेगा तो वो बोलेगा सर ये इसका पेमेंट, और फिर मैं उसको पे करूंगा एंड ही इज गोइंग टू डिलीवर दैट टू मी, और मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि वो एनवेलोप मेरा ही ऑथराइज किया हुआ है। तो ये पॉइंट था। गाइस टेल मी, इज दिस क्लियर? promissory note, is promissory note clear to all of you?
ओके, अब प्रोमिसरी नोट के बाद में अगर आप नेक्स्ट देखो तो आपको दिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? अगेन ये भी आपके पास एक, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर विच इज साइंड बाय द मेकर, आई थिंक, directing the certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person who is the or to the bearer of the instrument। अब ये आपके पास एक स्पेसिमेन आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। ध्यान रखना एग्जाम में हो सकता है आपको ये भी मिल जाए, प्लीज ड्रॉ अ स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्लीज ड्रॉ अ स्पेसिमेन ऑफ द प्रोमिसरी नोट। देखो ये देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन फिर क्या होगा, वहां पर आप भूल जाओगे। तो स्पेसिमेन मैं आपको बोलूंगा, एक एक स्पेसिमेन आप अच्छे से बना लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसका। मतलब सिंपल सा, इतना कुछ आड़ा टेढ़ा काम नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि किस में क्या बनता है। जैसे यहाँ पर है तो ये इस तरह से आप करेगा, तो आपको एक ग्लैंस एग्जाम के पहले जरूर देखे जाना, भले ही चाहे एग्जाम रूम में आप घुसो उससे 5 मिनट पहले आप इसको देख लेना, ताकि अगर एग्जाम में है तो सबसे पहले तो आंसर कॉपी के लास्ट पेज पे रफ में इसको बना लेना, ताकि मतलब मेन एग्जाम में जब आप आंसर लिखो तो इसको कम से कम कर पाओ। और ऐसा लास्ट पेज में अगर कुछ करते हो तो उसको स्ट्राइक ऑफ करके आना और ऊपर लिख देना क्लियरली, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। आया? आंसर कॉपी का जो लास्ट पेज होता है ना, मैं तो उसके ऊपर खूब स्क्रिबल करता था, क्योंकि सपोज करो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, अब पेपर तो पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पॉइंट याद आ गया तो मैं वहां पर जैसे आंसर कॉपी के पॉइंट में ऐसे लिख देता था, ये कैसे करके पॉइंट लिख दिया, फिर एक पॉइंट लिख देता था, फिर एक पॉइंट लिखता। तो लास्ट में जब मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था एंड आई यूज्ड टू रियलाइज कि 2 क्वेश्चन मेरे को नहीं आते, तो फिर ये जो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखा है इनमें से कुछ देखता, कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि कॉमर्स वाले हम कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ देखकर फिर मैं उसको अटेम्प्ट करता और लास्ट में इसको स्ट्राइक ऑफ कर देता और स्ट्राइक ऑफ करके लिख देता नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसके अलावा मतलब दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, बट एक और इसका लॉजिक होता है, सपोज आप यहाँ बैठे हो और आपके डायगनली सामने यहाँ पर एक स्टूडेंट है या इधर डायगनली एक स्टूडेंट है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, लेकिन कभी आप लकी हुए कि आपको इसका आंसर कॉपी दिख रहा है, इसने आंसर नंबर 3 अच्छे से लिखा है और ये लिख रहा है वहां पे, और आपको याद आ रहा है हाँ हाँ यही वाला पॉइंट था, और उस वक्त आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, तो मुझे बताओ 5 को छोड़ के इमीडिएटली 3 पे तो जंप करोगे नहीं, तो उसका प्रोविजन कहाँ रखोगे? उसी लास्ट पेज पे। आया आपको समझ में? राइट? तो लास्ट पेज पे उसका प्रोविजन करके रख देना। ऐसा मेरे साथ एक एग्जाम में हुआ था एंड फिर मैंने ये लास्ट पेज वाला आइडिया तभी से मैंने निकालना शुरू किया, मैं बोला ये एक तरीका अच्छा है। क्लियर? तो कोशिश करना कि ऐसा वैसे वैसे कोशिश करना ऐसा जरूरत ही ना पड़े, बट प्लान मस्त है, एक्चुअल में मस्त है, काम आता है। ठीक है? तो इट इट एक्चुअली हेल्प्स। तो स्पेसिमेन आप बिल्कुल निक ऑफ टाइम पे याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर जब मैं सीएस फाइनल का पेपर देने के लिए गया था, तो एक चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो छोड़कर गया था। द ओनली फॉर्मूला आई रिमेंबर्ड वाज कैपेम, दैट रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। बस मैं इतना ही याद करके गया था। यू नो व्हाट आई डिड, जब मैं एग्जाम देने के लिए गया, जैसे एफएम का आंसर कॉपी मेरे को मिला, सीएस के एग्जाम में पहले क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, आंसर कॉपी मिल जाता है। जैसे ही आंसर कॉपी मिला मैंने सबसे पहले ये लिख लिया, ये फॉर्मूला। मैं बोला एग्जाम में क्वेश्चन आए चाहे ना आए, ये तो लिख ही लेता हूँ, बाद में कभी भूल गया तो क्या होगा। नाउ जैसे ही मैंने देखा इसके ऊपर कुछ शायद 8 मार्क का क्वेश्चन था एंड इट सेव्ड, राइट? और मेरा स्कोर पता है क्या था? मेरा स्कोर था 400 अपॉन 800। आप देखो, आई जस्ट गॉट सेव्ड। आया आपको समझ में? अब देखो वैसे तो ये फॉर्मूला याद ही था, सब कुछ था, बट सपोज उस वक्त एग्जाम में, और ये बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चंस में से कहीं पर था, सपोज ये क्वेश्चन उस समय मुझे याद नहीं आता फॉर्मूला और मैं ये 8 मार्क लूज कर जाता, तो आप सोचो मेरा स्कोर होता 392। आई एम नॉट अ सी एस, आई एम अ सी एस। साम दाम दंड भेद। आ रहा है आपको समझ में? कैसे भी करके एग्जाम पास करना है, पर हाँ ऑब्वियसली मेहनत आपको करनी है, बट ये सब चीजें भी काम आती रहती है। ठीक है? तो प्लीज स्पेसिमेन में आपको बोल रहा हूँ एग्जाम पर्पस के लिए इट इज लिटिल इंपॉर्टेंट। प्रोबेबली ये पार्ट मुझे रिकॉर्डिंग से एडिट कर देना चाहिए था, बट नेवर माइंड, शिट हैपेंस पुष्पा। ओके।
तो ये एक आपका फॉर्मेट है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये फॉर्मेट आप देख लेना एग्जाम पर्पस के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आप यहाँ पे देखो मिस्टर ए ही इज द ड्रॉअर, उनका एड्रेस आपको यहाँ पे दिया है, और फिर इधर आ गया अमाउंट। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉअर एड्रेस अमाउंट, फिर यहाँ पे वो आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर टू, और ये सब इस तरह से करके। तो अब आप अगर इधर देखो तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है आपके पास ड्रॉवर, एक है ड्रॉई, और एक है पेई। ड्रॉवर कौन है? ही इज द मेकर ऑफ द बिल। हु इज द ड्रॉई? ड्रॉई इज द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉअर टू be called as the drawee, ठीक है, and basically he is the one on whom the bill is accepted, correct, and he is the acceptor and he is liable for the payment of the bill. Very very important, ये point आपको ध्यान रखना है, he is the one who is liable for the payment, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर पे कौन है? अल्टीमेटली जिसको पैसा यहाँ पर मिलेगा। एक है इंसान जिसने बिल बनाया, ड्रॉअर इज द मेकर, ड्रॉई जो यहाँ पर लाइबल है पे करने के लिए, और पे वो जिसको यहाँ पर पे किया जाएगा। सो द एसेंशियल्स of the bill of exchange is that it must be in writing, it must contain an express order to pay, and the order to pay must be again what? Definite and unconditional. The drawer must sign the document. Drawer, drawee, and payee must be certain, and all these three parties must not necessarily have three different roles. One can play the role of two. मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो, obviously ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों सेम नहीं होंगे। मैं ही खुद को पे करूंगा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ड्रॉवर और पे यहाँ पर सेम हो सकता है, और ड्रॉई मतलब मैं बिल बना रहा हूँ और मैं ही गारंटी दे रहा हूँ मैं पे करूंगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मैं बिल बना रहा हूँ कि मैं खुद को पे करूंगा और मैं खुद को ही आदेश दे रहा हूँ। तो मतलब बिल्कुल अजीब सा, वो इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देन देयर शुड बी द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, जो भी आपका रहेगा। द ऑर्डर मस्ट बी अगेन टू बी पे मनी, एंड द प्रोस इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। आप स्ट्रक्चरिंग देख रहे हो, नेगो फीचर्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अगेन द फीचर्स ऑल विच इज कमिंग हियर। तो सेम आपको यहाँ पर देखेगा, प्रोसेस आपका यही रहेगा, ड्रॉवर, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू द ड्रॉई, ठीक है, और जो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिलीवर कर दिया गया एंड इट इज एक्सेप्टेड अनकंडीशनली। मैच्योरिटी पे ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, एंड फिर ये आपका अल्टीमेटली पेमेंट हो जाता है। और ये देखो पूरा ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया जिस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, फर्स्टली द सेलर सोल्ड गुड्स टू द बायर और टू द कस्टमर, देन ड्रॉज अ बिल ऑन हिम, ठीक है, और फिर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिलीवर कर दिया जाएगा बाय द बायर who accepts it without any condition, and on maturity the buyer will pay the amount to the payee, right, and the payee can be the drawer himself or it can be the third party। तो मैं गुड्स अगर बेच रहा हूँ रौनक को, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे को पेमेंट कर दो, या मैं बोल दूंगा उज्जवल को पेमेंट कर देना। तो इस तरह से करके वर्कआउट होगा ये। द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में ये आपका एक डिफरेंस बिटवीन है, इसको आप एक बस ग्लैंस दे देना। कंसेप्चुअली देयर इज नथिंग देयर, इसको आप एक बेसिक रीडिंग दोगे तो भी आपका चलेगा यहाँ पे। फिर आपके पास आता है यहाँ पर चेक। सो चेक क्या है? चेक इज अगेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन। अब चेक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बैंकर आ जाएगा। अभी तक बैंकर नहीं था, आप मैं हम सब मिलके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट खुद ही बना रहे थे, एक दूसरे का पेमेंट यहाँ पे हम लोग करे जाते। बट चेक के अंदर क्या हो जाएगा, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज which is drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, ठीक है। It is not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes an electronic image of the truncated check and a check in the electronic form। अब truncated check आपका क्या होता है, जो फिजिकल फॉर्म में आपका चेक रहता है वो, और चेक आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे हो गया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू जो आप पेमेंट करते हो ये। So what is check? Check is a bill of exchange which is drawn on the specified banker। तो जो भी आपका पर्टिकुलर बैंकर होगा उसके ऊपर आप उसका ही चेक आप लोगे, एंड दिस इज पेबल ऑन डिमांड ऑफ कोर्स एज पर द डेट। ना पेबल एंड डिमांड का मतलब होगा इट इज पेबल
whenever the holder chooses to present it to the banker, जब आप यहाँ पे बैंकर को दोगे, ठीक है, जैसे ही आप दोगे वहां आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बताया हुआ है चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रंकेटेड चेक। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसके अंदर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कर दिया, या फिर बायोमेट्रिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने अगर किया है, जैसे थंब आपने किया, आई आपने अगर रेटिना टेस्ट अगर कर दिया, तो ये आपका चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो जाएगा। और ट्रंकेटेड चेक आपके फिजिकल चेक होते हैं, जिसमें आप खुद से साइन करते हो, ये आपका फिजिकल चेक होता है। और उस चेक को आप एक इंसान दूसरे इंसान को फिर वो इस तरह से करके ट्रांसफर आता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो स्पेसिमेन ऑफ द चेक, आई एम वेरी श्योर स्पेसिमेन ऑफ द चेक आपको बनाने को नहीं देगा, बट बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन आपको आ सकता है। अब पार्टीज टू द चेक, अगेन यहाँ पर ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर कौन होगा? जो चेक बना रहा है। तो जैसे इस केस में सेम आप देखो, जैसे ड्रॉवर कौन हो गया? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द चेक, बेसिकली ही मेक्स द चेक। ड्रॉई कौन होगा इस केस में? हमेशा बैंक, स्पेसिफिक वो बैंक रहेगा। एंड पेई कौन हो जाएगा? पे इज द पर्सन जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा है। तो वो हो सकता है खुद का भी नाम लिखो, आप खुद का भी नाम लिखो, जो सेल्फ चेक आप काटते हो खुद का नाम भी लिखो, या फिर आप किसी और का भी नाम वहां पे लिख सकते हो। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक, सारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल ऑफ एक्सचेंज के होने चाहिए, बस खाली यहाँ पर दो चीजें और ऐड हो जाएगी, बैंकर एंड इट इज पेएबल ऑन डिमांड। सो ये आपके दो एडिशनल फीचर्स जुड़ के आ जाते हैं। अब चेक्स को जब आप यहाँ पे क्रॉसिंग करते हो, तो देखो क्रॉसिंग ऑफ चेक का क्या मतलब होता है? क्रॉसिंग ऑफ चेक इज इन रिटर्न बेसिकली एन इंस्ट्रक्शन, it is an instruction to the drawee, right, that is the paying bank that the payment is not to be made, sorry, that the payment is not to be made at the counter but through the bank। मतलब अकाउंट ट्रांसफर ही आपका होना चाहिए जब आप चेक में क्रॉसिंग कर देते हो। आपने देखा होगा इस तरह से करके जब चेक आता है तो यहाँ पर इस तरह से दो क्रॉस कर देते हैं। वो दो क्रॉस क्यों करते हैं? ताकि अब ये आपको कैश नहीं मिलेगा, इसके बदले कैश नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। अब ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहता है? एक तरीके से आप यहाँ पे प्रिकॉशनरी वेज में आप काम करते हो कि सपोज करो मैंने चेक लिखा है फॉर एग्जांपल राजेश कुमार, राजेश कुमार सिंह, इसके नाम का चेक लिखा है। अब मुझे बताओ क्या इस दुनिया में क्या एक ही राजेश कुमार सिंह होगा? आंसर इज नो। आप सिर्फ एसबीआई का अकाउंट अगर अपने डेटाबेस को एक्सेस करो तो वहीं पर ही आपको काफी सारे राजेश कुमार सिंह मिल जाएंगे। अब मैं राजेश कुमार सिंह सपोज करो न्यू दिल्ली वाले को ये अमाउंट पेमेंट करना चाहता था, और ये पेमेंट लेट्स से लखनऊ वाले राजेश कुमार सिंह को ट्रांसफर हो गया, तो क्रॉसिंग से एटलीस्ट मेरे को ट्रैक रहेगा। इसके अलावा राजेश कुमार सिंह को पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है इसका भी एक प्रूफ मेरे पास रहता है। अदरवाइज राजेश कुमार सिंह सपोज करो पैसा विड्रॉ कर ले और बोल दे यार मेरे से तो चेक हो गया था। देखो मेरे साथ ऐसा होता था, हॉस्टल में हमें बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो जो हमारे वार्डन थे उस वार्डन को मैं एक पेपर में लिख कर देता था कि रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था हॉस्टल के सामने एक दुकान था जिसको पापा 5,000 रुपीज देकर गए थे कि इसको कुछ भी जरूरत हो तो आप देना। तो जो आए थे तो बिल 15,000 का निकल के आया था। तो वो क्यों हुआ था उसका काफी बड़ा कारण ये था, और ये बाद में समझ में आया था कि जो हॉस्टल का वार्डन था उसको मैं पेपर में ऐसे लिख के दे देता था कि मुझे 5 बॉर्बन बिस्किट चाहिए, या ये नमकीन के पैकेट चाहिए, वॉट एवर इज जो भी ये सब मैं लिख के दे देता था। वो मेरे वार्डन को पकड़ा देते थे और मैं उसको ले आता, मतलब और मैं मतलब वो वार्डन मेरे को ला के दे देते थे। अब कितनी बार ऐसा होता था कि मैं वार्डन को ये लिख कर देता और वार्डन मेरे को बोलते बेटा वो पर्ची खो गई मेरे से। और वो पर्ची खो जाती तो मैं बोलता कोई बात नहीं मैं नई पर्ची बना देता हूँ। फिर मैंने ये नई पर्ची बनाई। अब ये बात डिस्क्लोज कैसे हुआ? क्योंकि जब ऑब्वियस सा बात है 15,000 का बिल आया तो माय फादर एक्चुअली आस्क्ड कि हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था क्या जो 15,000 के बिस्किट खा गया, राइट? मतलब लिटरल में मेरे को तो ये बोला था कि मतलब बेटा पैदा किया या कुत्ता पैदा किया है इतना बिस्किट, मतलब 15,000 के बिस्किट कौन खा जाता है 3 महीने में?
तो मैंने बताया कि इस तरह से पूरा होता था। तो उन्होंने बोला बोला हाँ ऐसे आते थे। बोला, तो वो जो अंकल थे वो बोले कि मैं खुद भी मतलब ऐसा सोचता था कि आनंद ने आज मतलब मंडे को 5 पैकेट बिस्किट मंगवाए, फिर ट्यूसडे को भी 5 पैकेट बिस्किट मंगा रहे, मतलब इनडायरेक्टली उन अंकल ने भी यही बोला था कि इन्होंने अपने बेटे को हॉस्टल में डाला या कुत्ते को वहां पे एक डाला है, अपने हाउस में डाला है या एनिमल हाउस में डाला है, कि ये क्या मतलब। तो फिर ये चीज पकड़ में आया, तो फिर मेरे अंकल ने बोला कि एक काम करो, अब से जब भी मैं ये मतलब वो आप ऐसे स्लिप वगैरह दोगे तो मैं कुछ इंश्योर करूंगा कि वो बिस्किट आप तक पहुंच जाए, और स्पेशली उस वार्डन के थ्रू नहीं आए। तो ये 5,000 से 15,000 का ये स्टोरी था पूरा। ठीक है। तो अब आप ट्रैक करना चाहते हो कि ये पैसा उसको मिला कि नहीं मिला, तो सेम वे सपोज करो आप मेरे को चेक दे दो, और मैं भी सपोज करो झाबर जी की तरह, मतलब जो वो वार्डन थे उनका नाम झाबर जी था। ठीक है, मतलब निकनेम नहीं था, उनका नाम ही झाबर जी था। तो झाबर जी की तरह अगर सपोज करो मैं बिहेव करने लग जाऊं, और मैं ये बोलूं कि यार बेटा वो तो चेक मेरे से खो गया, आपके अकाउंट से पैसे भी डेबिट हो जाए और आपको मेरे को पैसे भी देने हैं, तो मतलब आपकी तो दोनों तरफ से लग गई। तो यहाँ पे इसीलिए आप क्या करते हो, चेक में क्रॉसिंग कर देते हो। सो क्रॉसिंग ऑपरेट्स एज अ कॉशन टू द पेइंग बैंकर। ये आया समझ में? ठीक है। सो इट्स अ वार्निंग टू द बैंक नॉट टू मेक द पेमेंट ऑफ द क्रॉसेस ओवर द काउंटर। आपको चेक के ऊपर माने सामने सामने पेमेंट उसका नहीं जाएगा। अब क्रॉसिंग अफेक्ट्स द मोड ऑफ द पेमेंट, क्योंकि फिर वो किसके अंदर जाएगा, इट विल गो टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन, राइट। सो इन केस इफ अ रॉन्ग पर्सन टेक्स अवे द चेक, इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस हिम, अगर आपने क्रॉसिंग किया हुआ है तो। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक तो मैंने आपको ये बताया, क्रॉसिंग डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी, क्योंकि आप चेक में अगर क्रॉसिंग करके दे दो तो बस खाली ये बताया हुआ है कि देखो ये जो पेमेंट है ये पेमेंट अकाउंट में होना है, बाकी इसमें और कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, सपोज आप मुझे एक चेक देते हो, अच्छा देखो अब तो मेरे को यहाँ पर रिकॉर्डिंग को पॉज ही करना पड़ेगा, मैं इनडायरेक्ट, हाँ तो हमारा कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होने के बाद देखो, तो यहाँ पर आपको बोला जा सकता है कि चेक आप ब्लैंक रखना, किसी का नाम मत लिखना। हाँ पर आप चेक को क्रॉस करके दे देते हो ताकि आप भी एश्योर्ड हो जाओ कि कल को अगर होता, तो अब ये चेक आपने जिसको भी दिया वो यहाँ पर किसी का भी नाम लिखे, कोई तकलीफ नहीं है। एंड क्रॉसिंग इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन। ठीक है। मटीरियल ऑल्टरेशन का मतलब क्या है कि इसमें किस तरीके से इसका पेमेंट होगा आपने उसको ऑल्टर कर दिया, लेकिन किसी भी तरीके से जो होल्डर है उसका, उसके राइट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको प्रॉपर यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। सी अगर मैं ऐसे लिखूं, आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक और जीरो डाल दूं, क्या ये चेक ऑनर होगा या ऐसे है, और मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऑल्टर होगा, ये ऑनर होगा? आंसर इज नो। ऑफ कोर्स वर्ड्स में भी लिखा है बट यहाँ पर मैं ऑल्टरेशन कर रहा हूँ, इसीलिए आप देखो चेक में कई बार नाम अगर गलत लिख देते हो और आप स्पेलिंग अगर ठीक करो तो भी नहीं जाएगा। कई बार लोग, मैंने तो मजाक में ऐसे डबल एन लगा के लिखा है आनंद। ठीक है। कई बार मेरे को ऐसा हो गया कि लोगों ने चेक काट के दे दिया ये स्पेलिंग के साथ, आनंद कनकानी। मैं बोला भाई ये चेक नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में डबल एन नहीं है, नाम में सिंगल एन ही है। वो तो फेसबुक में प्रोफाइल खोला तो मैंने ऐसी डबल एन लगा दिया, क्योंकि मेरा पिछला अकाउंट हैक हो गया था। जो सिंगल एन एन के साथ में एक अकाउंट था वो हैक हो गया था। वो हैक होने की वजह से जब मैंने नया अकाउंट बनाया तो मैंने बोला रहने दो, थोड़ा सा अनकॉमन नाम करते तो खाली एक एक्स्ट्रा एन यहाँ पे लगा दो, मतलब मेरे पास ऑप्शन यही था। ठीक है। अभी मल्लू तो हूं नहीं, आनंद डी एच लगा दो लास्ट में। ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से ये वैल्यूएशन यहाँ पे क्रॉसिंग और किया। आप बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ? सो दिस इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो एक तो होता है जनरल क्रॉसिंग जिसमें आप खाली इस तरह से करके ब्लैंक रखते हो। ठीक है। एक होता है स्पेशल क्रॉसिंग। अब देखो मेरे दो जगह अकाउंट है, एक्सिस बैंक में और एसबीआई में। आप यहाँ पे जब स्पेशल क्रॉसिंग करोगे तो स्पेशल क्रॉसिंग करके आप यहाँ पर लिख दोगे एसबीआई और इस तरह से करके, तो ये फिर कौन से अकाउंट में जाएगा, ये मेरे एसबीआई के अकाउंट में ही जाएगा, ये एक्सिस के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आप ये देखो, व्हेन इट इज थ्रू अ ओनली थ्रू अ पर्टिकुलर बैंकर ओनली, जिसका नाम आपने यहाँ पे लिखा है। फिर एक हो जाता है अकाउंट पे, तो फिर वो तो डायरेक्टली आपका अकाउंट में ही जाता है।
तो ये आपका इस तरीके से पेमेंट होगा। इज दिस क्लियर? और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, सो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के अंदर यहाँ पे so the words will be written inside or outside these lines, तो इसके अंदर क्या होगा, a person who is taking the check crossed generally or specially bearing in either, in case of the word not negotiable, shall not have and shall not be capable of giving a better title to the check than to the person to from whom he took it। तो बेसिकली किसी और को आप वहां पर फिर ये ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया आपका नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये आपका चेक में क्रॉसिंग का आता है। अब क्रॉसिंग कौन कर सकता है? बैंक ड्रॉवर खुद कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंकर कर सकता है, कोई भी इसके अंदर यहाँ पे चेक क्रॉस कर सकता है। ठीक है। अब बैंकर में क्रॉस एन अनक्रॉस चेक, और इफ अ चेक इज क्रॉस जनरली ही में क्रॉस इट स्पेसिफिक टू हिमसेल्फ, और वेयर अ check is cross specifically, the banker may again cross it and specifically to another banker for his agent or for the collection। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना। वो आपको ऐसे बोलेगा, एसबीआई वाले ने चेक को क्रॉस कर दिया और उसमें ऑल्टरेशन कर दिया, तो क्या ये वायलेशन है कि नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वायलेशन नहीं है। फिर आप देखिए, प्रोटेक्शन टू द लायबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर, तो चेक इज पेएबल टू द ऑर्डर, करेक्ट। तो जिसका भी वहां पर नाम दिया हुआ है उसको ये चेक पेमेंट कर देगा। तो बैंकर कैन डेबिट हिज कस्टमर अकाउंट इवन दो द इंडोर्समेंट बाय द पेई माइट टर्न आउट टू बी द फॉर्जरी, राइट। तो अगर फॉर्जरी हुआ है तो भी वहां पर जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, देयर विल बी नथिंग। मतलब बैंक के पास पूरा पूरा राइट है, क्योंकि आपने वहां पर लिखा है। अब उसका इंडोर्समेंट अगर फॉर्ज्ड हो गया तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसे ए ने चेक दिया बी को, बी ने चेक दिया सी को, अब सी के पास से चेक चोरी हो गया और सी का चेक चला गया लेट से डी के पास, और डी ने फॉर्ज करके यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और ये अल्टीमेटली पैसे डी को चले गए। ठीक है। तो अब यहाँ पर सी के पास कोई रेमेडी नहीं है। सी ना तो बी को कुछ बोलने लायक रहेगा, ना ए को कुछ बोलने लायक रहेगा। उसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो ये प्रूफ कर सके ये चेक उसने उसको नहीं दिया, डी को नहीं दिया था, और ये वाला जो चेक है ये बेसिकली फ्रॉडुलेंटली डी के हाथ लगा। ठीक। बट बैंक इज इन फुल राइट टू पे द मनी, एंड वो ए के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देगा। चेक इज ऑलवेज पेएबल टू द बियरर। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ जाता है। एंड चेक पेमेंट ऑफ द check which is crossed generally, so when it is crossed generally, so then it should be paid. Otherwise, where a check is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise other than to the banker। मतलब एक बैंकर दूसरे बैंकर को ही पे करेगा, और स्पेसिफिकली आ गया तो उसी बैंक को पे करेगा। एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ अ क्रॉस चेक, तो यहाँ पर आता है सो ही विल बी एंटाइटल्ड टू द सेम राइट। सो जो ड्यू कोर्स में, क्रॉस चेक में, ड्यू कोर्स में, तो रिमेंबर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, रौनक, मेहुल सर और मैं, तो ड्यू कोर्स में जो आया उसका भी वही सेम राइट यहाँ पर रहेगा। एंड पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ द ड्यू कोर्स, सो एनी पेमेंट विच इज आउट ऑफ द ड्यू कोर्स विल अगेन, मतलब वो जो बैंक आपका रहता है, तो यहाँ पे being the banker they will be liable to the two owner for that। सो ड्यू कोर्स के बाहर अगर किसी को चेक यहाँ पर दे दिया तो उसके लिए बैंकर लाइबल रहेगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ अ क्रॉस चेक अगर पेमेंट किया तो जो उसका पर्सन है उसी को पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, प्लस उसके राइट्स एज इट इज सेम रहेंगे। बट आउट ऑफ द ड्यू कोर्स अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर वहां पर पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसका बस एक ही एक्सेप्शन आता है, अगर आपको पता चले कि जो सिग्नेचर्स है वो क्या है, फॉर्ज्ड। तो अगर जाली सिग्नेचर्स किए गए हैं तब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे बैंक को केस फाइल कर सकते हो कि आपने गलत तरीके से मेरे बैंक में से पैसे डेबिट कर लिए, जबकि ये मेरा खुद का सिग्नेचर ही नहीं है। सो अगर ड्रॉअर के सिग्नेचर जो है वो फॉर्ज हो गए, देन द बैंक विल बी लायबल टू द ट्रू ओनर। तो बैंक फिर मेरे अकाउंट में पैसे वापस से डालेगा, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर? तो यहाँ पर आ रहा है द बैंक विच रिसीव्स द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग बैंकर।
अब यहाँ आता है नॉन लायबिलिटी of a banker receiving the payment of the check. So a banker who has received the check in good faith without the negligence received the payment for the customer of a cross check generally or specifically to himself shall not, in case of the title of the check proves defective, incur any liability to the true owner. मतलब गलत तरीके से यहाँ पे मतलब इन गुड फेथ में अगर कोई भी चेक यहाँ पर मिला, ठीक है, कोई भी एक जैसे ए का चेक बी को चला गया, ठीक है, बी के बैंकर ने गुड फेथ में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो अब इन लॉन्ग मतलब जब बाद में कुछ गड़बड़ पता चलेगा तो आप बी के बैंकर को नहीं बोल सकते कि चलो ए को कॉम्पनसेट करो, राइट। तो ये वो वाला पॉइंट आ रहा है, शेल नॉट, राइट, shall not, in case of the title of the check proves defect, incur any liability to the true owner, right। अब ये अगर आपको करना है तो banker needs to prove the following things। एक तो क्या कि banker had received the payment of the cross check and the collection was made by the bank on behalf of the customer and the collecting bank must have acted in good faith and without any negligence, तभी आप ये पेमेंट कर मतलब बेसिकली बी के बैंक को तभी यहाँ पर वो प्रोटेक्शन मिलेगा। आया समझ में, ये पॉइंट आया समझ में। राइट, अदरवाइज दे विल बी लाइबल, राइट। देन यू हैव एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर ऑफ ऑनर। सो एक्सेप्टर बेसिकली क्या होता है, सो आफ्टर द ड्रॉई ऑफ द बिल हैज साइंड हिज असेंट अपॉन द बिल, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो नोटिस होगा आफ्टर साइनिंग दिस, द नोटिस विल बी गिवन एंड to the person and that person will be called as an acceptor। तो acceptor basically कौन है, acceptor is the drawee who has signed his assent upon the bill and delivered it to the holder, ठीक है। an acceptor for honor कौन होगा, तो जब आप यहाँ पे इंडोर्स करते हो इस बिल को, ठीक है, तो आप बन जाते हो एक्सेप्टर इन ऑनर। जैसे ए ने बिल दिया बी को, बी ने बिल दिया सी को, तो ए तो बन गया यहाँ पे क्या, एक्सेप्टर, बी बन गया एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्योंकि उसने यहाँ पर फर्दर इंडोर्स किया है सी को, ठीक है। तो आप ये देखो, व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द नॉन एक्सेप्टेंस देन any acceptance for its honor of the drawee or any of the endorser, these people will be called as acceptor for the owner, ठीक है। तो ए ने अगर अल्टीमेटली पेमेंट कर दिया तो ही इज द एक्सेप्टर, और अगर ए से डिफॉल्ट होता है तो फिर पैसे जो भी इंडोर्सर से उनसे लिया जाएगा वो बनेंगे एक्सेप्टर इन ऑनर। सो द पेमेंट विच मेक्स हिम इज नोन एज पेमेंट फॉर द ओनर। अब क्यों, क्योंकि देखो बी ने, देखो वैसे तो ए एक्सेप्टर है क्योंकि ए को पेमेंट यहाँ पे करना था, बट बी यहाँ पर क्यों पेमेंट कर रहा है, क्योंकि उसको ऑनर करना है सी को, ठीक है, और जो बिल उसने दिया वो डिसऑनर हो गया, तो मतलब बेसिकली अल्टीमेटली बी हैज द लाइबिलिटी टू पे, सो द पेमेंट व्हिच ही मेक्स इज नोन एज पेमेंट फॉर द ओनर ऑनर। इन अदर वर्ड्स इट इज एन अंडरटेकिंग बाय द थर्ड पार्टी to accept and pay bill of exchange that was dishonored either by the non-acceptance or by non-payment by the party on whom it was drawn। So it is also called as acceptance supra protest। ये ध्यान रखना, सुपरा का क्या मतलब होता है, ऊपर वाले, सुपरा देखो ये ए बी सी डी, सुपरा मतलब ऊपर वाला, तो ये बोलेगा ये देख भाई ऊपर वाले ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, राइट, प्रोटेस्ट, उसने प्रोटेस्ट किया, इसने पेमेंट नहीं किया, सो नाउ यू आर लायबल। आ रहा है आपको समझ में, सुपरा प्रोटेस्ट, और याद रखने का सुपरा ऊपर, सुपरा ऊपरा, ओके। अरे क्लियर ये वाला। देन हाउ एक्सेप्टेंस फॉर द ऑनर मस्ट बी मेड, सो अ पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट फॉर द ऑनर मस्ट बी either by writing on the bill under his hand declare that he accepts the bill, या फिर वो वहां पर उसका पूरा पेमेंट ही कर दे, तो यहाँ पर the bill is being accepted, ठीक है। now the acceptor for the owner, यह एक एग्जांपल है, the acceptor of owner may write across the bill of exchange accepted supra protest
और एक्सेप्टेड फॉर ए बी, मतलब जो भी यहाँ पर उसका ड्रॉई रहेगा वो यहाँ पर बिल में साइन करके ले लेगा। Now, what are the essentials of valid acceptance for owner? तो यहाँ पर आप देखो, the owner must be competent, the owner must contest to accept the owner, ठीक है। the holder cannot be compelled to assent the acceptance of the owner, जो होल्डर होगा उसका कंसेंट होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखो, the bill must be noted और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ पे जो ए है उसने मना किया हो, ठीक है, तब आपका जाएगा ना एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कैन बी मेड बाय अ पर्सन हु इज ऑलरेडी नॉट लाइबल, मतलब एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर ए नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ए तो खुद ही लाइबल था, ए खुद ही एक्सेप्टर, आइडियली ए को एक्सेप्टर होना था, ए एक्सेप्टर नहीं है तो ए एक्सेप्ट फॉर ऑनर नहीं हो सकता, वो फिर कोई और पर्सन ही होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आता है। देन इट मस्ट बी मेड बाय राइटिंग ऑन द बिल, ठीक है, तभी आप इसको प्रूव करोगे। एंड इट मस्ट बी मेड फॉर द होल ड्यू अमाउंट ऑन द बिल, मतलब एक्सेप्टर ऐसा नहीं बोल सकता चलो मैं पार्शियल पेमेंट करूंगा, ठीक है, यहाँ पर पूरा पेमेंट करना होगा। एक्सेप्टर मस्ट बी मेड फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टली ऑलरेडी लाइबल ऑन द बिल, एनी पार्टी ओनली लाइबल ऑन द बिल, उसके लिए आपका ये ऑनर नहीं होगा, ठीक है। देन एक्सेप्टर फॉर ऑनर मस्ट बी मेड बिफोर द बिल इज ओवर ड्यू, ठीक है। एंड द स्ट्रेंजर पेइंग टू द ऑनर मस्ट मेक बिफोर द डिक्लेयर ऑफ द नोटरी टू द पब्लिक। बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, आप डिक्लेयर करते हो कि चलो इसके ऊपर मैं यहाँ आपको पेमेंट करूंगा, तो अगर कोई स्ट्रेंजर है जो यहाँ पर गारंटी कर रहा है कि मैं उसका पे करूंगा, उसको क्या करवाना पड़ेगा, उसको नोटरी करवाना पड़ेगा कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पेमेंट करूंगा। देखो ए बी सी में अगर आप देखो, ये तो वैसे ही लाइबल है, इनको तो वर्ल्ड एट लार्ज को बोलने का जरूरत ही नहीं है, पर यहाँ पर जेड बोलता है मैं पेमेंट करूंगा, जेड कहीं से भी इधर पिक्चर में नहीं था, तो यहाँ पर जेड को बोला जाएगा चलो एक काम करो, आप नोटरी करो और फिर बोलो कि मैं इसका पेमेंट करूंगा, तो ये पॉइंट आता है। तो स्ट्रेंजर अगर पे कर रहा है ऑनर के लिए, तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डिक्लेयर अ नोटरेट ऑन इट, राइट। अब एक्सेप्टर फॉर ऑनर के पास क्या राइट होगा, देखो अगर सी ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया एक्सेप्टर फॉर ऑनर, तो उसके पास राइट रहेगा कि वो बी से पेमेंट ले और वो ए से भी यहाँ पर पेमेंट ले, तो ये देखो ये पॉइंट आपको मिलता है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर बाइंड्स हिमसेल्फ, देखो सबसे उसका राइट्स और लाइबिलिटी दोनों बताए, तो ये उसका लाइबिलिटी बता दिया, ही बाइंड्स हिमसेल्फ, एक्सेप्ट फॉर ऑनर, ही बाइंड्स हिमसेल्फ टू ऑल सब्सिक्वेंट पार्टीज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल इफ ही if the bill drawee does not pay, and the party to for whose honor he accepts to pay the amount and all the prior parties are liable to compensate। तो जैसे मैंने आपको बताया था ए बी सी डी, ए ने पेमेंट नहीं किया तो ये डी के लिए सारे प्रायर पार्टीज पेमेंट हो जाएंगे, अब बी के लिए तो एक ही बचा, सपोज करो ये ई एफ जी आता है, तो जी के लिए ये सारे लोग लाइबल है, ई के लिए ये सारे लोग लाइबल है, मतलब ऑफ कोर्स टिल ए ये सारे लोग लाइबल है, डी के लिए ये सारे लोग लाइबल है, इसके लिए ये, और बी के लिए अल्टीमेटली ए लाइबल है, तो ये पॉइंट आ जाता है। द पार्टी फॉर whose honor he accepts to pay the amount and all the prior parties are liable to compensate the acceptor for the honor for the loss or the damages which are sustained to him। of course वो अमाउंट जो ड्यू है वो तो पे करेगा ही करेगा, इसके अलावा वो यहाँ पे डैमेजेस को भी पे करेगा, ठीक है, अगर उसको कुछ डैमेजेस इनकर हुआ तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला पॉइंट आ जाता है कि कुछ लॉस हुआ तो उस लॉस के लिए आपको यहाँ पर डैमेजेस पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट अमाउंट हो सकता है, ठीक है, आप चाहो तो वहां पर डेफर्मेशन लगा सकते हो कि मेरा जो क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पर गिर गया, तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे, राइट। सो द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रेजेंटेड ऑन मैच्योरिटी टू द ड्रॉई फॉर द पेमेंट and it must be dishonored by the drawee and noted or protested for the non-payment to charge the acceptor for the honor, नहीं तो नहीं हो सकता। Then the bill must be presented and forwarded for the presentment to the drawee not later than the day or the next day after the maturity। तो maturity वाले टाइम पे आपको वहां पर ड्यू डेट में उधर जाना होगा। Is this clear? Guys, is this clear? ये वाला पार्ट, राइट। देखो बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, इसीलिए इसके अंदर मैं कोई बहुत टेक्निकल
कुछ इसमें है नहीं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको कवर करवा रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर कौन होगा? होल्डर इज बेसिकली द पर्सन जो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है। होल्डर इज बेसिकली द पर्सन हु इज होल्डिंग एनी पर्सन हुज नेम एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन। तो जिसका नाम है वो मैंने आपको बताया था। तो वेयर द check and all is destroyed, it's the holder of the person who is entitled at the time for the loss of destruction. So basically holder means the owner of the negotiable instrument, simple sa kam. Holder means the owner of the negotiable instrument, okay. So what is he required, what is required is right to the possession, he will have the possession, और उसको टेंशन भी लेने का जरूरत नहीं क्योंकि चेक में उसका नाम है, he is the owner. So a person who finds or steals a bearer instrument and takes it under the forged endorsement and not to the holder. Now यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। The reason that the holder of an instrument must have a right to receive the money thereon. अब an agent holding an instrument for its principal is not a holder. Of course क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में होल्ड कर रहा है, इसीलिए। अब नेक्स्ट आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा? हु फॉर अ कंसिडरेशन बिकम्स द ओनर ऑफ द प्रोमिसरी, उसके पोजेशन में आ जाता है ये वाला। एंड दिस हैपेंस बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड is the payable and without sufficient cause to believe that there is any defect। मतलब जो यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो बाय डिफॉल्ट बिलीव करता है कि उसको डिफेक्टिव टाइटल यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बोनाफाइड यहाँ पे उस बिल को, जो भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। So A draws a check for rupees 5,000 and hands it over to B by way of a gift. Now B is the holder but not holder in due course, as he neither got the check for the value nor for a consideration. His title is good and for bona fide. As a holder, he is entitled to receive 5,000 from the bank on whom it is given. लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे जैसे आप देखो, on a bill of exchange rupees 1 lakh, X acceptance to the bill is forged. Now A takes the bill from his customer for value and in good faith before the bill becomes payable. Now you need to state the reason whether A can be considered as a holder in due course and whether A can receive the amount of bill from X or not. तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जो बेसिकली यहाँ पे कंसिडरेशन के पास जाता है। तो इधर आप अगर चेक करो तो यहाँ कैसे बताया हुआ है कि A in the prima facie he becomes the possessor of the bill in the good faith before it is payable, so he can be considered as holder in due course. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सिग्नेचर फॉर्ज्ड है तो बैंक is not liable to make the payment and therefore A cannot receive the amount. अरे ये समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझ में आया गाइस? ये पॉइंट समझ में आया? होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो होल्डर कौन? जिसको ये मिल गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन? जिसको ये किसी कंसिडरेशन से, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो बिल है यहाँ पे, वो उसको कैसे मिला है? फॉर अ कंसिडरेशन। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, उसको ये बिल किसके लिए मिला है? क्योंकि उसने 1 लाख रुपया का मतलब मैंने उसने गुड्स वगैरह सप्लाई किया था, ठीक है। अब इसमें पंगा क्या है? इवन दो ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, बट ये जो बिल है इस बिल में सिग्नेचर फॉर्ज्ड है। तो अगर सिग्नेचर फॉर्ज्ड है तब तो डेफिनेटली वहां पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा ना। हाँ, पर वो अपने कस्टमर से यहाँ पर अब रिकवरी जरूर कर सकता है, लेकिन वो ए से रिकवरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें जो सिग्नेचर है, ये सॉरी एक्स से रिकवरी नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर क्या है? उसका सिग्नेचर फॉर्ज्ड है। अरे समझा नहीं? ये क्लियर नहीं हुआ? ये क्लियर नहीं हुआ? ओके रुको।
देखो ध्यान से चेक करो, होल्डर कौन है? होल्डर इज बेसिकली द ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हु हैज द पोजेशन ऑफ इट, ठीक है। अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग अ राइट टू पोजेस कांट बी कॉल्ड एज द होल्डर। मतलब बेसिकली जिसको यहाँ पर ये चेक मिला वो होल्डर है। अब देखो ए ने, जैसे यहाँ पर अपने ये वाला एग्जाम्पल था, नाइन्थ वाला एग्जाम्पल था, नाइन्थ नहीं आई थिंक, इसके ऊपर ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाला 11th वाला, ठीक है। अब देखो ए ने बी को चेक दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो आप बी को क्या बोलोगे? बी इज द होल्डर, ठीक है। लेकिन ए यहां पे चेक देता है किसको? बी को। चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज देता है बी को। क्यों दे रहा है? बिकॉज बी इज द सप्लायर ऑफ गुड्स। यह है समझ में? तो आप बी को क्या बोलोगे? बी इज, अच्छा और एक सिनेरियो देखो, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बी को, ठीक है। फिर बी ने ये बिल बेसिकली गुड्स परचेज किया, बी ने यहाँ पे गुड्स को बाय किया, प्लस यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया किसको? सी को। और सी ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है, और उसने इसको एक्सेप्ट किया है इन गुड फेथ। मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस द ट्रांजैक्शन? So we will say that C is what? C is holder in due course. या ये देखो, holder in due course who for consideration becomes the possessor of the promissory note, right? अब देखो यहां पर तकलीफ क्या है? यहां पर तकलीफ आ गया जब पता चला कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें ए का सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर है फॉर्ज्ड, ठीक है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? क्या सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है? तो इसका आंसर है यस, ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कैन ही रिकवर मनी? कैन ही रिकवर मनी? तो कैन ही रिकवर मनी फ्रॉम ए? हियर आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि उसके सिग्नेचर फॉर्ज्ड है। लेकिन कैन ही रिकवर मनी फ्रॉम बी? आंसर इज यस, क्योंकि उसने ये बिल को कैसे एक्सेप्ट किया था? इन गुड फेथ। आया समझ में? धवल अभी समझ में आया? राइट तो यहां पर आप देखो, अब इस दोबारा को देखो, ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 1 लाख, एक्स एक्सेप्ट्स द बिल and is forged. A takes the bill from his customer for a value and in good faith before the bill becomes payable. State the reasons whether A can be considered as a holder in due course and whether A can receive the amount. So can A be called as the holder in due course? Answer is yes, he can be called. But can he receive the amount from X? Answer is no. क्यों? क्योंकि ये जो बिल है ये देखो, because it is forged. Clear? ये क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज द एसेंशियल टू बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स? तो यहां पर देखो कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए,
ठीक है, and you should acquire it before maturity and it is obtained in good faith and the instrument should be complete and regular at least on the face of it. Caveat emptor की तरह थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, and he's received the instrument as the holder. अब privileges यहाँ पर क्या रहते हैं, देखो, in case of in coyote instruments, so in coyote instruments क्या होते हैं, इन कायोटे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो कंप्लीट नहीं होता, ये देखो, व्हेन यू एग्जीक्यूट एन अनफिल्ड बट ड्यूली साइंड इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं, जैसे चेक जिसपे नाम नहीं लिखा, रिमेंबर एग्जांपल, रौनक एम, यहां से आगे पेमेंट ए को जाएगा, बी को जाएगा, सी को जाएगा, बोला एक काम करो नाम मत लिखो, वो हम लोग देख लेंगे, राइट, सो ये वाला पॉइंट आता है, तो उसको यहाँ पर पूरा अमाउंट मिलेगा, ठीक है, सो ए साइंस हिज नेम ऑन अ blank but stamped instrument, but when he gives it to B with the authority, he fills up the note with the sum of rupees 3000, but B fills it for 5000, then B transfer it to C for a consideration of 5000, who takes it in good faith. अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया, C is entitled to recover the full amount of the instrument because he is holder in due course, whereas B, being a holder, cannot recover the amount because he filled the amount in excess of his authority. इसका क्या मतलब हुआ, देखो, A ने 3000 रुपए का बिल B को दिया, ठीक है, B ने उसमें 5000 रुपया कर दिया और ये दे दिया C को, C गया A के पास और उसको बोला 5000 रुपया दो, C ने मना कर दिया, अब मुझे बताओ B A से कितने का रिकवरी कर पाएगा, 5000 का या 3000 का, तो आंसर है 3000 का, अरे समझा, अरे ये समझ में आया, ये वाला पार्ट, राइट, फिर देखिए, इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, सो अगर कोई फिक्टिशियस नेम पे आपने उसको एंड इज इट इज इंडोर्स्ड, तो फिर यहाँ पर इट इज नॉट परमिसेबल फॉर द एक्सेप्टर टू एलेज एज अगेंस्ट टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि वो फिक्टिशियस नाम है आपका, तो अगर फिक्टिशियस नाम आपने लिखा है तो फिर वहां पर जो एक्सेप्टर है वो एलेज कर सकता है कि ये सही इंसान नहीं है, इसको पेमेंट नहीं मिलेगा। ना इन केस ऑफ कंडीशनल अमाउंट और एस्क्रो, एस्क्रो जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल अकाउंट या फिर कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, सो इन केस a bill or a note is negotiated to the holder in due course, the other parties to the bill or the note cannot avoid the liability on the ground that the delivery of the instrument was conditional or was only for special purpose, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। एंड अनलॉफुल मीन्स से अगर आया तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट वहां पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अनलॉफुल कंसिडरेशन अगर है, द होल्डर इन ड्यू कोर्स अक्वायर्स द टाइटल फ्रॉम दिस, तो अब इसका क्या मतलब है, देखो, बेसिकली जिसको मिल रहा है उसको गुड फेथ में मिल रहा है ना, देखो, द पर्सन लायबल इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैनॉट स्टेप अप अगेंस्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स विद द डिफेंस दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट और ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मर by means of offense or fraud or for an unlawful consideration. जो holder on due course है, he gets the title from all the free defect except for forged signature. अगर forged signature है तो बात अलग है, उसके अलावा जो भी लफड़ा है वो A और B के बीच में है, C बोलेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों का लफड़ा आप दोनों हैंडल करो, if A makes the payment A should pay, otherwise B will honor that, otherwise, क्योंकि इन दोनों के बीच के झगड़े में सी बोलेगा मेरा क्या गड़बड़ है, मैंने तो इसको गुड फेथ में लिया है, तो अगर चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई विल गेट दिस, हाँ ऑफ कोर्स, अगर ये बोलेगा मेरा सिग्नेचर ही नहीं है, ये फॉर्ज्ड है, तब तो बात अलग है, देन इट्स अ सेपरेट केस, ओके। देन in case of original validity of the instrument is denied, so no maker of the promissory note या drawer of the bill or a check or acceptor of this
for honor this shall in suit thereon by a holder in due course be permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn. तो basically the holder in due course gets a good title. वो बाद में ये नहीं बोल सकता ये बिल तो मैंने बनाया नहीं, ऐसा किया नहीं. And in case the pay's capacity indoors is denied, then तो जो पेई होगा यहाँ पे, so again a holder also gets a good title in the due course. आप बताओ, is this clear? Is this clear? Right? So payment in due course means ये भी आपका क्या हो जाएगा, in good faith में आपको यहाँ पे पेमेंट वहां पर मिल जाएगा. अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है ये हम लोग कल के लेक्चर में कवर करते हैं. यहाँ से हम लोग कल के लेक्चर में फिनिश करते हैं. ओके राइट. कल कितनी बजे लेक्चर है आप लोगों का? हाँ ठीक है. ओके